नमस्कार साथियों। हम लोग फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में थे। उसमें हमने जाना कि हम फिजिक्स में जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी भौतिक राशि। जैसे आप लेंथ पढ़ते, मास पढ़ते, टाइम पढ़ते, एक्सीलरेशन पढ़ते, लीनियर मोमेंटम पढ़ते, फोर्स के बारे में पढ़ते, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते। जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं उनको भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आपने जाना कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांटते हैं। पहले को हम लोग मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, इनको हमने मूल राशि कहा। ठीक है। आरंभिक समय में इसकी संख्या 3 बताई गई। पहला था लेंथ यानी लंबाई, दूसरा मास यानी द्रव्यमान और तीसरा जो था वो समय था। और व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनका निर्माण मूल भौतिक राशियों की सहायता से होता है ना। जैसे आप त्वरण कहते हैं, बल कहते हैं, वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इनको हमने व्युत्पन्न राशि कहा। और हमने जाना कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको यूनिट कहते हैं। हमने मात्रक और विमा वाले सेक्शन में जाना कि मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको यूनिट यानी इकाई कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं 10 एम्पियर, तो ये इसका जो 10 है वो इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये इसका परिमाण है। और एम्पियर क्या है? इसकी इकाई है, जिसको आप यूनिट कहते हैं। आप कहते 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन कहते तो इसमें 5 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है और न्यूटन जो है वो इसका मात्रक है, ये यूनिट है। या इसके मापन के लिए हमें इससे पता चलता है कि ये बल की बात हो रही है ना। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आप कहते कि ये 20 हर्ज है। हर्ज जानते होइएगा, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। आगे चल के हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ये 20 इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये एच जेड जो लिखे हर्ज, वो इसका क्या है? इकाई है, या इसको इसका मात्रक का है ना। आप कहते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो ये सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड देखे, इससे हमें यह पता चलता है कि ये क्या है? टेम्परेचर है। और ये 37 क्या है? इसकी इकाई है ना। या आप कहते हैं 273 केल्विन है ना, तो केल्विन से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है? टेम्परेचर है। ये ऐसा हमने लिखा है कि ये केल्विन की बात कर रहे हैं। इसका यह तात्पर्य होता है कि ये हम टेम्परेचर लिखना चाहते हैं ना। ऐसे ही आप जो लिखते हैं, ऐसे कोई वस्तु है जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा, के चाल से चल रही, तो इसका यह मतलब हो गया कि वस्तु का जो के चाल का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है और इसकी जो इकाई है वो मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड देख के हम ये समझ सकते हैं कि वस्तु किसी स्पीड से चल रही है, किसी चाल या किसी वेग से चल रही है, तो ये इसका यूनिट होता है। आपने जाना कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखने के लिए पहले ये 3 मापन प्रणालियां प्रचलित थी। पहले को कहा गया था एमकेएस मापन प्रणाली, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अनुसार से बताया गया कि लंबाई का मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर। द्रव्यमान यानी मास के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। ठीक है। एक और मापन प्रणाली थी, उसको कहा गया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके हिसाब से बताया गया कि लंबाई को आपको किस में मापना? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापना? ग्राम में। और समय को सेकंड में मापना। एक और मापन प्रणाली थी, इसको कहा गया था एफपीएस, जिसको ब्रिटिश मापन प्रणाली कहते हैं। इसमें कहा गया कि लेंथ को आप फुट या फीट में मापिए है ना। और आपने जाना था कि 1 फीट बराबर 1 फुट, अगर आप कहें ऐसे आप कह देते हैं, तो ये बराबर होता है कितना? तो 12 इंच के बराबर होता है ना, 12 इंच के बराबर होता है। और 1 इंच में आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। ऐसा हमने जाना। ठीक है। और पाउंड क्या है? मास का यूनिट। अभी भी आप केक खरीदने जाते तो कहते 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, ऐसा। और एस क्या है? सेकेंड टाइम के लिए। अब इन चीजों को यूनिफॉर्म करने के लिए, जैसे यहाँ देखिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर फुट या फीट।
तो इनमें देखिए, ये जो फिजिक्स साइंस की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पूरे विश्व में एक समान होना चाहिए। इसके लिए इसमें एक रूपता लाने के लिए, जैसे मास का देखिए यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम, बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे पाउंड, है ना। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसको यूनिफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, और अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली के अनुसार से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार से फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। इसमें 3 तो शुरुआती था ही। पहला लेंथ था, जिसके लिए आप मीटर उपयोग करते थे। दूसरा द्रव्यमान, जिसको मास, इसके लिए किलोग्राम, और समय इसके लिए सेकेंड। ठीक है। अगला चीज इसमें जोड़ा गया टेम्परेचर, इसके लिए आपने कहा था केल्विन। हाँ, और इसके बाद हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, इसके लिए एम्पियर, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मोल, केमिस्ट्री में आप बहुत बार इसका उपयोग करते हैं। और एक था लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको ज्योति की तीव्रता कहते हैं, इसके लिए कैंडेला उपयोग किया गया। इसके साथ दो पूरक राशियां भी जोड़ी गई। एक को कहते हैं समतल का कोण, जिसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, इसके लिए हम उपयोग करते हैं स्टेरेडियन, है ना। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार से कहा गया। फिर हमने जाना था कि ये जो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ये जनरली हम लोग कभी सेंटीग्रेड में उपयोग कर लेते हैं, कभी फ़ारेनहाइट में उपयोग कर लेते हैं, कभी केल्विन स्केल में उपयोग करते हैं। इसके कन्वर्जन के लिए हमने एक फार्मूला जाना था, ये होता है C/5 बराबर F-32/9 इक्वल्स होता है K-273/5। हाँ, और इस आधार पर इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन निकालना, तो इस फार्मूला से निकालिए, C/5 बराबर F-32। जिन दो चीजों के बीच रिलेशन निकालना, उन दोनों को आपस में इक्वल करते थे। और आपने जाना था कि वो तापमान जिस पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान आता है, तो यहाँ पे हमने C है और F के जगह पर C रख दें, या C के जगह पर F, दोनों को इक्वल कर दें, तो आपने जाना था कि C बराबर -40°C एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। ऐसा हमने जाना। फिर हमने जाना कि किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिखते हैं और डायमेंशन कैसे लिखते हैं। यूनिट लिखने के लिए हमने जाना कि हम इन्हीं सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का उपयोग करेंगे, और इसी की सहायता से हम किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि की इकाई को लिख पाएंगे, है ना। और डायमेंशन के लिए हमने जाना था कि हम ये 3 टर्म उपयोग करेंगे, कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T। विमा लिखने के लिए लेंथ, मास और टाइम के घात के रूप में हम दिखाते हैं। विमा कैसे लिखते हैं, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो M का पावर कुछ भी हो सकता है, जो यूनिट के अनुसार से हम लिखते हैं। लेंथ के लिए कैपिटल L और T टाइम के लिए कैपिटल T। इसी आधार पर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन लिखना चाह रहे थे। सबसे पहले हमने जाना था डिस्टेंस की बात करते। दूरी क्या होता, तो वस्तु जिस रास्ते पर चलता, जिस पाथ पर चलता, उसकी वास्तविक लंबाई को, एक्चुअल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई। ये लेंथ है, तो लेंथ के लिए यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका डायमेंशन लिखें विमा। तो मास का इसमें कोई टर्म है नहीं है, तो m का पावर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर मीटर किसके लिए लिखा हमने, लेंथ के लिए, तो कैपिटल L हो जाएगा। यहाँ पे समय का कोई टर्म नहीं है, तो t का पावर 0 हो जाएगा। ऐसा आप इसके लिए लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग दूरी के बाद विस्थापन की चर्चा किए थे, जिसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर हम विस्थापन की बात करें, तो आपने जाना था कि वस्तु चाहे जिस भी रास्ते पर चले, जहां से चलना प्रारंभ करती और जहां पर वह अंततः पहुंच जाती, तो आरंभिक बिंदु, जैसे पार्टिकल मान लेते पॉइंट ए से चलना चालू किया और बी पर पहुंच गया, चाहे वो इस रास्ते पर क्यों न चला हो, लेकिन जहां से चलना प्रारंभ किया और जहां पर यह अंततः पहुंच गया, इसके
शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की, मतलब जहां से चलना प्रारंभ किया जहां अंततः पहुंच गया, इस दौरान जो न्यूनतम रास्ते की लंबाई होगी, जो न्यूनतम जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसकी लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये भी लंबाई है, तो इसके लिए हम लोग मीटर यूज करेंगे। डायमेंशन ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान का कोई टर्म नहीं है तो m का पावर 0, मीटर लेंथ के लिए तो l, और टाइम t का पावर हमारा हो गया 0, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चाल के बारे में जाने थे, स्पीड की बात करते। तो चाल क्या होता है? स्पीड जिसको आप कहते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग चाल कहते हैं, है ना। इसके लिए आप ऐसे लिखते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी अपॉन टाइम कहते हैं। दूरी क्या है? लेंथ है। इसके लिए आप यूनिट क्या लिखिएगा? मीटर, और समय के लिए क्या लिखिएगा? सेकेंड। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, ऐसा कहते हैं। अब इसके लिए अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो मास का कोई टर्म नहीं, m का पावर 0, मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए तो l, टाइम के लिए सेकेंड उपयोग किया गया तो t का पावर हम यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ समय का पावर -1 है, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग वेग के बारे में जानते हैं। वेग जिसको आप वेलोसिटी कहते हैं। आप कहते हैं दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। तो इसके लिए आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के सापेक्ष विस्थापन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो विस्थापन के लिए आप क्या लेते हैं? मीटर। ठीक है, समय के लिए क्या लेते हैं? सेकेंड लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मीटर पर सेकेंड कह देंगे, मीटर पर सेकेंड सेम होगा। इसमें अंतर ये होता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये अदिश राशि है, और ये जो है वो सदिश राशि। इसका डायमेंशन लिखें तो मास का कोई टर्म नहीं है तो m का पावर 0, मीटर लेंथ के लिए तो l यहाँ पे लिख देते, सेकेंड टाइम के लिए तो t का पावर -1, यानी m0 l t का पावर -1 हो गया। अब अगला लिखते हैं हम लोग संवेग। संवेग, इसके बारे में हमने जाना था कि ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं, द्रव्यमान गुना वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान के लिए आप यूनिट जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट किलोग्राम लिखते हैं। और वेग के लिए मीटर पर सेकेंड, अभी आपने जाना मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखिए, कैसे लिखिएगा? मास का टर्म है तो m, ठीक है, मास के लिए हमने क्या लिखा? m, मीटर लेंथ है, लेंथ के लिए हमने क्या लिखा? l, सेकेंड टाइम है तो t का पावर -1, m l t का पावर -1, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, संवेग के बाद अगर हम यहाँ त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? त्वरण के लिए होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, वेग बटा आप टाइम कहते हैं, समय कहते हैं, ऐसा इसके लिए लिखते हैं, वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग के लिए यूनिट आप जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखते हैं, और समय के लिए सेकेंड, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन लिखेंगे तो m तो ठीक है, मास का कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो यहाँ m का पावर क्या होगा? 0। मीटर किसके लिए लिखा गया? लेंथ के लिए, तो l हो गया। ठीक है, सेकेंड किसके लिए यूज किया गया? टाइम के लिए, तो t, m l t का पावर -2, ऐसा आप इसके लिए लिख सकते हैं, m l t का पावर -2, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब त्वरण लिख लिए, तो अब इसके लिए हम अगला लिखेंगे बल, जिसको आप फोर्स कहते हैं। फोर्स की बात करें तो आप जानते होइएगा, ऐसे तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो आप बल के बारे में जानेंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और इक्वेशन ऑफ फोर्स जो है, जिसको बल का व्यंजक कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण,
ये हमें प्राप्त होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो बल बराबर होता है ये मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसके लिए लिखते हैं, देखिए द्रव्यमान का यूनिट अभी आपको पता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार से क्या होगा, केजी। त्वरण के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, लिखा है? तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा एम। एम का कोई टर्म है क्या, बिल्कुल है। केजी द्रव्यमान के लिए कितना पावर है, कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा। मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, तो एल यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड किसके लिए, तो टाइम के लिए, और इसका पावर कितना, -2, तो एम एल टी का पावर -2 हो गया यहाँ हमारा। ठीक है, ये हमने बल के लिए लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर दाब का लिखना चाहते हैं, प्रेशर का लिखते हैं। ठीक है, दाब का क्या होता है, तो दाब से पहले हमें एक बार क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। हाँ, एरिया, किसी भी जगह का एरिया। तो एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल चीज है। ध्यान रखिएगा कि किसी प्लेन पर एरिया क्या होता है, उसका डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई का हम लोग बात करते हैं, है ना। और अगर वॉल्यूम कहते तो 3 डायमेंशनल होता है ना। लंबाई क्या, अगर आयत का कहें, वर्ग का, किसी का भी क्षेत्रफल जो होता है वो आप कहते हैं कि 2 डायमेंशन है, उसमें 2 ही चीजें होती हैं। तो आप सामान्यतः कहते हैं लंबाई, लंबाई आप L इंटू बी कह देते हैं, है ना। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का L इंटू बी, स्क्वायर है तो उसके साइड का स्क्वायर कहते हैं, आप लंबाई गुना चौड़ाई कह दें। ठीक है, तो लंबाई भी तो लेंथ ही है ना, वो भी लंबाई है, तो उसके लिए भी मीटर, और चौड़ाई भी एक्चुअली में क्या है, लेंथ ही है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और इसका अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ पर मास का कोई टर्म नहीं होगा, m 0 होगा। लेंथ है तो L स्क्वायर, इसके लिए आप कह दीजिएगा, मीटर का स्क्वायर है तो, और t टाइम है तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या कहिएगा, t का पावर 0, क्योंकि यहाँ पर समय का भी कोई टर्म नहीं। यहाँ अगर ऐसा लिख लिए हैं तो हम लोग वॉल्यूम का भी लिख लेते हैं, आगे इसका यूज करेंगे, आयतन। हाँ, वॉल्यूम ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल। अब इसकी बात करें तो आप कहते हैं लंबाई भी होता है इसमें, इसमें चौड़ाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और इसमें ऊंचाई भी होता है, यानी ये 3 डायमेंशनल है, तो इसमें सारा चीज लेंथ ही है, तो इसके लिए आप m का पावर 3 लिखते हैं। यही वॉल्यूम की इकाई आप दिखाते, इसका डायमेंशन लिखना होता है तो मास का कोई टर्म नहीं होता तो m का पावर 0, मीटर लेंथ के लिए तो l का पावर 3, टाइम का कोई टर्म नहीं है तो यानी t का पावर 0, ऐसा हमने इसके लिए लिख दिया। अब इसी आधार पर हम आगे लिखते हैं, आगे हम अगला लिखना चाहते हैं प्रेशर का, जिसको आप दाब कहते हैं, है ना। तो आप कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम लोग दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। यूनिट सरफेस एरिया पर जो बल लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर होता है, आगे चल के आप पढ़िएगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। हाँ, ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। आगे चल के पूरे फिजिक्स में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना, परंतु हम यहाँ यूनिट और डायमेंशन लिखना सीख रहे हैं। तो बल के लिए आपने अभी जाना था कि फोर्स का यूनिट लिखते हैं तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा। एरिया का भी आपने जाना, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ मीटर बचा, तो यहाँ से आप कहिएगा के जी मीटर का पावर -1 और सेकेंड का पावर -2। ठीक है, अब इसको, चूंकि फोर्स की परिभाषा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलती है,
इसलिए न्यूटन साहब के सम्मान में बल का जो एसआई मात्रक उपयोग किया जाता है वो न्यूटन करते हैं और इसको एन लिखते हैं ऐसे न्यूटन। हाँ, एसआई मात्रक न्यूटन के सम्मान में हम लोग न्यूटन लिख देते हैं। न्यूटन साहब के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, इसलिए बल के यूनिट को न्यूटन के सम्मान में न्यूटन एन लिखते हैं। हाँ, और इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो मास का टर्म है तो कैपिटल एम, कितना पावर है, कुछ नहीं अर्थात 1 है। मीटर किसके लिए उपयोग किया गया, लेंथ के लिए, तो एल, एल यहाँ पे हम लिख देते हैं एल, मीटर का पावर कितना, -1, ऐसा हमने लिख दिया। हाँ, और ये सेकंड किसके लिए उपयोग किया गया, टाइम के लिए, एम एल का पावर -1 और टी का पावर क्या हो जाएगा, -2। ये ऐसा हम लिख देते हैं। ये प्रेशर के लिए हो गया आपका डायमेंशन। ठीक है, ऐसा जैसे बल के लिए एम एल टी का पावर -2, तो यहाँ प्रेशर के लिए, सॉरी यहाँ पर हमने प्रेशर के लिए लिखा है, तो इसका जो एसआई मात्रक उपयोग करते हैं, बल का हम लोग न्यूटन उपयोग करते हैं, और दाब के लिए हमने कहा कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल के सम्मान में, बल के लिए हम लोग यहाँ पर न्यूटन लिख देते हैं, ये न्यूटन है, ये एसआई मात्रक न्यूटन साहब के सम्मान में न्यूटन लिखता है, और प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल लिखते हैं। ये पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में बल का एसआई मात्रक, जो ये दाब का जो एसआई मात्रक उपयोग किया जाता है वो पास्कल करते हैं। बल का न्यूटन और प्रेशर का यानी दाब का क्या, पास्कल। ठीक है, अब अगला हम लिखते हैं। एक होता है पृष्ठ तनाव, जिसको आप कहते हैं सरफेस टेंशन। आप कहते हैं ना कि वर्षा की बूंदें संकुचित होकर गोलाकार हो जाती हैं, इसके कारण, तो आप कहते हैं सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर होता है, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये बल बटा हम लोग कहते हैं लंबाई, बल बटा लंबाई, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बल के लिए आप क्या उपयोग करिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर लंबाई के लिए, लेंथ के लिए एम, लेंथ के लिए हम लोग उपयोग करते हैं एम। ठीक, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं केजी आई सेकेंड का पावर -2, ये हो जाएगा। अब यहाँ इसका डायमेंशन लिखें, तो मास का टर्म है तो कैपिटल एम, लेंथ का कोई टर्म नहीं है तो एल का पावर 0 लिख दीजिए आप, सेकेंड टाइम के लिए तो टी का पावर -2। ठीक है, अब देखिए एक चीज होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति क्या होता है, कोई अगर वस्तु कंपन कर रही है, आप जानिएगा, जब आप सिंपल पेंडुलम या किसी वेव के बारे में जानेंगे, तरंग के बारे में जानेंगे, तो तरंगें क्या होती है, वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। तो कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती ना, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे आप जान लीजिए, ये मान लेते हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, ये जिस स्थान पर ऐसे लटका हुआ है इसको मूल स्थान कहते हैं, इसका मूल बिंदु कहते हैं। आप पढ़िएगा कि इसका जो इस पॉइंट से इसको अगर थोड़ा ऐसे करके छोड़ दें तो ये ऐसे ऐसे मोशन करती है ना, ऐसा ऐसा ये गति करती है। आप पेंडुलम को ऐसे लटका दीजिए, ऐसे आप इसको ऐसे कर दें तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करती, मोशन करती। तो मूल बिंदु से जो अधिकतम दूरी तय करती है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी आयाम कहते हैं। एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, यानी आवर्त काल कहते हैं। और 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाती उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज जानिए, कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला हम कुछ बात लिखना चाहते हैं, कुछ यूनिट है जो सीधे तौर पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। आवृत्ति की इकाई अगर आप लिखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकेंड, हाँ,
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो आप इसकी अगर आप इकाई लिखना चाहेंगे या ऐसे लिखते हैं 1/t लिखते हैं, आवर्तकाल, ठीक है ना, 1/, आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसको आवर्तकाल कहते हैं, तो उसको t कह दीजिए, टाइम पीरियड, ये समय है। तो आप 1/t, 1 आप t, समय का मात्रक सेकेंड, तो सेकेंड का पावर -1 लिखेंगे। लेकिन हेनरिक हर्ज, हेनरिक हर्ज के सम्मान में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवृत्ति के बारे में बताया था, इसका जो मात्रक उपयोग करते हैं वो हर्ज उपयोग करते हैं, ऐसे लिखते हैं हर्ज, ठीक है, हर्ज, HZ लिखते हैं इसको, हर्ज। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ज, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ज, ठीक। ये देखिए, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हो गया हर्ज, या किसी चीज की फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो गया हर्ज, ध्वनि के लिए भी कहते हैं हर्ज। आप कहते कि हम जो ध्वनि सुन पाते उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से लेकर कहां तक होती है? 20,000 हर्ज तक होती है। जो ध्वनि हम लोग सुन पाते उसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच होती है। इस रेंज के ध्वनि को हम लोग ऑडिबल साउंड यानी श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड कहते हैं। हम इसी ध्वनि को सुन सकते हैं, न तो इससे कम की ध्वनि और न तो इसके बाद की ध्वनि हम सुन सकते हैं। तो इससे कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? इंफ्रासोनिक कहते हैं, यानी अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड यानी अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और इसके बाद की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य के द्वारा केवल ऑडिबल साउंड को सुना जा सकता है, ठीक है। ये जो पराश्रव्य ध्वनि होती है इसका उपयोग हम लोग सोनार में करते हैं। सोनार क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाता है। कोई वस्तु अगर समुद्र में डूब गई है तो वह कितनी गहराई पर है इसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई मापने वाले उपकरण को हम फैदोमीटर कहते हैं, जबकि समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु की स्थिति का अगर आपको पता लगाना है तो हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो होता है सोनार। और सोनार में ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। कौन सी ध्वनि तरंगें होती हैं? तो ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगें होती है। आप जानते होंगे कि चमगादड़ जो होता है उसको दिखाई नहीं देता, परंतु वह पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। ये ध्वनि तरंगें कुछ दूरी तक चलती हैं और उसके मार्ग में जो रुकावट आता, जो अवरोध होता, वहां से टकराकर वापस आ जाती, तो उससे वह अपने रास्ते में आने वाले रुकावट का पता कर पाता। तो ऐसा होता। और ये इसके साथ ध्यान रखिएगा कि कुछ जीव जंतु जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि अवश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसी ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, इंफ्रासोनिक अवश्रव्य। ऐसी ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है उसको ऑडिबल यानी श्रव्य कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया तो उसको आप क्या कहिएगा? ये आप पराश्रव्य। इसको कुछ ऐसे भी बदल सकते हैं, 20 और 1000 को किलो कहते हैं। हमने किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा के बारे में पढ़ा। तो किलो 10⁻³ होता है। तो अगर कहीं पे आपको 20 किलो हर्ज लिखा रहे, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, 20 किलो हर्ज, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। हाँ, अब इसके साथ ही साथ एक चीज होता है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हो गया, आवृत्ति का। और अगर आपको कहीं पर दे दे ध्वनि का स्तर, ध्वनि का स्तर है ना, लेवल ऑफ साउंड है ना, ध्वनि के स्तर का यानी लेवल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डेसिबल। डेसिबल है ना, ये ध्वनि के स्तर का मात्रक होता है डेसिबल। और सामान्यतः हम जो बातचीत करते हैं उसमें 50 से 60 डेसिबल के स्तर की ध्वनि उत्पन्न होती है। 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे कान के लिए हानिकारक होती है। जब हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ध्वनि का सेक्शन, तो उसमें जानेंगे। और इसके साथ ही साथ एक
चीज उपयोग किया जाता है, ये इसको कहते हैं मैक संख्या, मैक नंबर। ये ध्वनि के लिए ही उपयोग किया जाता है। मैक नंबर क्या होता है? मैक संख्या। ये क्या कहा जाता है ना, सुपरसोनिक विमान होता है ना, या आप कहते हैं कि कुछ मिसाइल होता, बैलिस्टिक मिसाइल होता, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल उपयोग करते हैं, है ना। तो हम उसके लिए ये जो टर्म उपयोग करते हैं, ध्वनि की तीव्रता के लिए, अधिक तीव्रता की ध्वनि के लिए, अधिक वेग की ध्वनि को मापने के लिए हम लोग ये मैक नंबर, ध्वनि के वेग से रिलेट करके हम लोग मैक नंबर, ये वेग का आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वेग, वेग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ये है मैक नंबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आजकल चर्चा में एक टर्म रहा है, जैसे हम ऑयल का आयात करते हैं तो उसमें बार बार आता है कि इतना बैरल जो है वो, एक बैरल का दाम इतना बढ़ गया। तो बैरल क्या है? द्रव्य के आयतन को मापता है। बैरल क्या होता है? द्रव्य का आयतन। अगर आपसे पूछा जाए बैरल है ना, तो एक बैरल बराबर, ये बैरल होता है जो पेट्रोल डीजल लिक्विड उपयोग करते हैं, लिक्विड के द्रव्य के आयतन के लिए। और ध्यान रखिएगा, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। हाँ, 159 लीटर, ये एक बैरल का मान होता है। ये बैरल है, ये लिक्विड के आयतन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही एक चीज होता है जिसको कहते हैं क्यूसेक। अभी बाढ़ आएगा तो आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा कि नेपाल के द्वारा इतना क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ दिया गया। तो ये लिक्विड के प्रवाह को मापता है, द्रव्य के प्रवाह को। ये लिक्विड के द्रव्य के प्रवाह, द्रव्य के प्रवाह के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका क्यूसेक, ध्यान रखेंगे, क्यूसेक का उपयोग द्रव्य के प्रवाह के लिए किया जाता है। इसके बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक यूनिट होता है, इसको कहते हैं डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन, ये डायरेक्ट इन सब चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉब्सन क्या होता है? तो जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसकी मोटाई मापते हैं। हम कहते हैं ना, समताप मंडल में अच्छे ओजोन का, गुड ओजोन का एक परत है, अच्छा ओजोन समताप मंडल में, जबकि जो प्रदूषक ओजोन है वो क्षोभ मंडल में। हम लोग जानेंगे, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक देता है ना। तो डॉब्सन क्या है? ओजोन परत की, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए उपयोग करते हैं। ओजोन परत की मोटाई, इसको मापने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन यूनिट का उपयोग हम लोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डॉब्सन यूनिट उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, है ना। एक चीज और जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ये है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व, इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। प्रेरकत्व के लिए हम लोग हेनरी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं वेबर बाय मीटर स्क्वायर, जिसको आप कहते हैं टेस्ला। रेडियो सक्रियता के लिए हम लोग बैकबैरल और क्यूरी का उपयोग करते हैं। बैकबैरल और क्यूरी का उपयोग हम लोग रेडियो एक्टिविटी के लिए करते हैं। और ये तीन इकाई, एक को कहते हैं खगोलीय मात्रक, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को बताती है। प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। और एक होता है पारसेक, जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, 3.26 लाइट ईयर बराबर एक पारसेक होता है। ऐसे ही आप कहते एक चीज होता है नॉटिकल मील, समुद्र में जो दूरी मापते हैं उसके लिए हम लोग नॉटिकल मील उपयोग करते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आप इन चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि इनसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो इस क्रम में आप आगे बने।